हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो हम यूनिट 3 कर रहे थे कंपनी लॉ सब्जेक्ट की शेयर कैपिटल वाली, उसकी वीडियो का पार्ट नंबर 4। 3 पार्ट पहले ही चैनल पर अपलोड मैंने कर रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। इससे पहले का सारा कंटेंट मैंने उसमें कवर करवा रखा है। आज की वीडियो हैगी पार्ट नंबर 4 कंपनी लॉ की यूनिट नंबर 3 शेयर कैपिटल की, जिसमें आज हम इस यूनिट को कवर कर लेंगे। मुझे पता है वीडियो आने में थोड़ी लेट हो गई, कुछ रीजंस की वजह से वीडियो काफ़ी दिनों बाद आई है, लेकिन अब ये कंटिन्यूसली आती रहेंगी और आपके आज ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी। तो बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। उससे पहले लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। आज हमें स्टार्ट करना है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी एंड एलाइड प्रोविजन, सेक्शन नंबर 56 टू 59। तो सेक्शन 56 है डील्स विद ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। क्या देखना है हम कैसे जो किसी भी कंपनी की सिक्योरिटीज होती है, मतलब शेयर, डिबेंचर या बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, उन्हें हम कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो नंबर 1 है कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्टरिंग ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, रिक्वायरमेंट होती है किस चीज के लिए, कि आपको सिक्योरिटीज को रजिस्टर करवाना पड़े उनके ट्रांसफर को। तो एज पर सेक्शन 56(1) अ कंपनी शैल नॉट रजिस्टर अ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी हैविंग नो शेयर कैपिटल अनलेस अ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर प्रेस्क्राइब्ड इन फॉर्म 23 स्टैम्प डेटेड एंड एग्जीक्यूटेड by transferor a transferee specifying name, address and occupation of transferee has been delivered to company within 60 days from date of execution। क्या बोला गया है, अगर किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन को सिक्योरिटीज ट्रांसफर कर भी दी हैं तो भी कंपनी तब तक उस ट्रांसफर को रजिस्टर नहीं करेगी जब तक जो ट्रांसफरर है और ट्रांसफरी है दोनों के से उनको एक फॉर्म नहीं मिल जाता। फॉर्म 23 डेटेड होना चाहिए, मतलब उस पर डेट डली होनी चाहिए, साइन होने चाहिए उस पर दोनों के, और क्या उसमें मेंशन होना चाहिए जिस पर्सन को सिक्योरिटीज ट्रांसफर करी गई है उसका नाम क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, ये सारी डिटेल उसकी होनी चाहिए। ये कब तक मिल जाना चाहिए कंपनी को, जब से उस पर्सन को सिक्योरिटीज ट्रांसफर करी गई हैं उसके 60 दिनों के अंदर ये एक स्टेटमेंट या हम कुछ भी कह सकते हैं, नोटिस वगैरह, ये कंपनी के पास तक पहुंच जाना चाहिए कि आपको ये सिक्योरिटीज का ट्रांसफर को आप रजिस्टर कर लीजिए, तो कंपनी रजिस्टर करेगी, वरना कंपनी रजिस्टर नहीं करेगी। नेक्स्ट है व्हेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर लॉस्ट एंड नॉट डिलीवर्ड। तो एज पर सेक्शन 56 स्टेट वेयर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंपनी में रजिस्टर द ट्रांसफर ऑन सच टर्म इंडेमनिटी एज बोर्ड में थिंक फिट। क्या बोला है, अगर कभी कभार क्या हो जाए, मान लो ट्रांसफर और ट्रांसफरी ने वो इंस्ट्रूमेंट डिलीवर करा, लेकिन रास्ते में किसी भी रीजन की वजह से या तो वो इंस्ट्रूमेंट डिलीवर नहीं हुआ या खो गया रास्ते में, तो फिर क्या किया जाएगा। तो अगर ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी के पास एविडेंसेस हैं तो उनके बेसिस पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो उन्हें जैसा ठीक लगेगा उस तरीके से उसके ट्रांसफर को रजिस्टर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ बॉन्ड्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। क्या बोला गया है, अगर गवर्नमेंट किसी भी कंपनी के बॉन्ड्स को इशू कर रही है तो फिर उस केस में आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर की जरूरत नहीं होती है। तो द प्रोविजन ऑफ अबव सेक्शन शैल नॉट अप्लाई विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट कंपनी provided that intimation by transferee specifying name address has delivered to company along with board certificate। क्या बोला गया है, अगर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी कोई बॉन्ड इशू कर रही है तो उस केस में आपको ट्रांसफर के सर्टिफिकेट की, वो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो बोर्ड का सर्टिफिकेट होता है उसके साथ आपको जिस पर्सन को भी सिक्योरिटी बॉन्ड से ट्रांसफर करे गए हैं उसके नेम्स और पार्टिकुलर, मतलब उसकी सारी डिटेल दे देनी है कंपनी को उस सर्टिफिकेट के ही साथ। नेक्स्ट है कि प्रोविजन पावर ऑफ कंपनी टू रजिस्टर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स नॉट अफेक्टेड बाय सेक्शन 56(1)। क्या बोला गया है, एज पर सेक्शन 56 द पावर ऑफ कंपनी टू रजिस्टर शैल नॉट अफेक्टेड बाय प्रोविजन द कंपनी इज एम्पावर्ड टू रजिस्टर इफ रिसीव एन इंटीमेशन ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ टू whom such right is transmitted there is no need for submission of instrument of transfer। सेक्शन 56 का सबसेक्शन 2 है, वो कंपनी को पावर देता है कि अगर या तो लॉ के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा कहीं से भी उन्हें इंटीमेशन मिलती है कि आपको इस पर्सन की सिक्योरिटीज इस पर्सन के नाम पर ट्रांसफर करनी है, तो कंपनी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर के भी उन सिक्योरिटीज को ट्रांसफर कर सकती है। ये पावर आ जाती है कंपनी के पास। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ पार्शियली पेड अप शेयर एज ऑन एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफरर अलोन। क्या बोला गया है, अगर कोई भी पार्शियली पेड अप शेयर हैं, मतलब जिन पर पूरी अमाउंट पेड नहीं है और उनका जो होल्डर है ट्रांसफरर है वो कह रहा है कि इन शेयर्स को इस पर्सन के नाम पर ट्रांसफर कर दो,
तो उस टाइम पर कंपनी को क्या करना चाहिए। तो एज पर सेक्शन 56(3) एन एप्लीकेशन मेड बाय ट्रांसफर रिलेट टू पार्शियली पेड अप शेयर ट्रांसफर शैल नॉट रजिस्टर्ड अनलेस कंपनी गिव नोटिस ऑफ एप्लीकेशन टू ट्रांसफरी एंड ट्रांसफरी गिव नो ऑब्जेक्शन टू ट्रांसफर विद इन 2 वीक ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस। क्या बोला गया है, अगर कंपनी के पास कोई भी ऐसी एप्लीकेशन आती है जिसमें ट्रांसफरर कुछ पार्शियली पेड अप शेयर को ट्रांसफरी को ट्रांसफर करने के लिए बोल रहा है कंपनी से, तो कंपनी उन्हें तब तक ट्रांसफर नहीं करेगी, रजिस्टर नहीं करेगी उस ट्रांसफर को, जब तक वो ट्रांसफर ही मतलब जिस पर्सन को कहा जा रहा है कि इसके नाम पर ये शेयर्स को ट्रांसफर कर दो, उस पर्सन को एक एप्लीकेशन ना भेज दे जिसमें ये सारी बात बताई जानी चाहिए कि ऐसे ऐसे ये पर्सन आपके नाम पर ये पार्शियली पेड अप शेयर ट्रांसफर करवाना चाहता है। अब आगे की जो भी अमाउंट इस पर पेड अप नहीं है वो आपको पे करनी पड़ेगी, और वो जो ट्रांसफर ही है वो नो ऑब्जेक्शन भी दे देता है, कंपनी को रिटर्न में नोटिस भेज देता है 2 वीक के अंदर, तो फिर कंपनी उसे रजिस्टर करेगी ट्रांसफर को, वरना उसे रजिस्टर नहीं करेगी। नेक्स्ट है आपका टाइम पीरियड फॉर डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट। तो अब जब ट्रांसफर हो जाएगा तो उसका सर्टिफिकेट कब कब डिलीवर किया जाएगा। तो अगर सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है तो 2 महीने के अंदर, अलॉटमेंट किया गया है तो 2 महीने के अंदर, ट्रांसफर किया गया है तो 1 महीने के अंदर, और अगर डिबेंचर्स को अलॉट किया गया है तो 6 महीने के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ डिसीज्ड पर्सन बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो एज पर सेक्शन 56 द टर्म ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ डिसीज्ड पर्सन इन कंपनी मेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव बी वैलिड इफ हैड बीन होल्डर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सिक्योरिटीज। क्या बोला गया है, अगर कोई डिसीज्ड पर्सन है मतलब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो जो भी शेयर्स होते हैं वो किसके नाम पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, उसके डिसीज्ड जो भी लीगल हायर होगा उसके नाम पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब कॉजेज क्या क्या होते हैं ट्रांसफर, मतलब कभी भी शेयर्स सिक्योरिटीज का अगर ट्रांसफर या ट्रांसमिशन किया जाता है, क्यों किया जाता है, या तो डेथ की वजह से, या इंसॉल्वेंसी की वजह से, या लुएंसी की वजह से। मतलब या तो जो होल्डर है सिक्योरिटीज का उसकी डेथ हो जाती है तो ट्रांसफर होता है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ट्रांसफर होता है, या फिर लुएंसी मतलब एक तरीके से पागल हो जाता है तो फिर ये ट्रांसफर किए जाते हैं, ट्रांसमिट किए जाते हैं। नेक्स्ट है पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट इन कंप्लायंसेस। अब अगर कोई पर्सन इन प्रोविजन के साथ कंप्लाई नहीं करता है तो उसके ऊपर क्या पेनल्टी है। तो अगर कंपनी या कोई भी ऑफिसर इनके साथ कंप्लाई नहीं करता है तो उनके ऊपर 50,000 रुपए तक की पेनल्टी लगती है। फिर है लाइबिलिटी ऑफ डिपोजिटरी। तो सेक्शन 56(7) स्टेट वेयर एनी डिपोजिटरी विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड पर्सन हैज ट्रांसफर शेयर लायबल अंडर सेक्शन 447। क्या बोला गया, अगर कोई डिपोजिटरी है मतलब जो रिकॉग्नाइज्ड है, जो कि शेयर्स को ट्रांसफर करती है, वो किस इंटेंशन से शेयर को ट्रांसफर कर रही है कि उसे उस पर्सन को डिफ्रॉड करना है, मतलब उसको डिसीव करना है, तो फिर वो लायबल होगी सेक्शन 447 के अंदर। नेक्स्ट है फॉर्ज्ड ट्रांसफर। तो इट टेक प्लेस व्हेन कंपनी इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑन बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग फॉर्ज्ड सिग्नेचर ऑफ ट्रांसफरर एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर हु इज रियल ओनर कंटिन्यू टू बी शेयर होल्डर। क्या बोला गया है, कई बार क्या होता है कोई पर्सन जो रियल ओनर है उसके नकली सिग्नेचर बनाकर कंपनी से शेयर्स को ट्रांसफर करवा लेता है, तो फिर उन शेयर्स का रियल ओनर उसे ही माना जाएगा जो कि पहले था, ना कि जिसने नकली सिग्नेचर करवा के ट्रांसफर करवाए हैं उसे। ये हो गया आपका जो ट्रांसमिशन और ट्रांसफर से रिलेटेड प्रोविजन है वो आपकी खत्म हो गई। अब आएगा आपका नेक्स्ट फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, जिसमें आता है आपका राइट इशू और प्रेफरेंशियल राइट। फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल में क्या होता है, मतलब कंपनी अब के पास कुछ शेयर कैपिटल है लेकिन कंपनी और शेयर कैपिटल इशू करना चाहती है, उसके लिए वो फर्दर इशू करती है। उसका एक तरीका हैगा जो आपको बताया है राइट इशू। तो क्या होता है राइट इशू, राइट इशू इन्वॉल्व प्री इम्प्टिव सब्सक्रिप्शन राइट टू बाय एडिशनल सिक्योरिटी ऑफर टू कंपनीज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। क्या बोला गया है, जो कंपनी के पहले से शेयर होल्डर हैं, अब कंपनी अपनी शेयर कैपिटल बढ़ाना चाहती है, तो जो भी वो शेयर्स वो इशू करना चाहती है उन शेयर्स को अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जब कम रेट पर इशू करती है कंपनी, तो उसे कहा जाता है राइट इशू। पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटी थ्रू राइट इशू और बोनस इशू आफ्टर पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। अगर एक पब्लिक कंपनी है तो उसे राइट इशू करना है या बोनस इशू करना है, कुछ भी करना है तो उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा। वहीं बोला गया है अब प्राइवेट कंपनी में इशू सिक्योरिटीज बाय वे ऑफ राइट इशू बोनस इशू आफ्टर पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। वहीं अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और उसे राइट इशू और बोनस इशू करना है तो उसके लिए उसे सिर्फ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत है, बाकी और कुछ पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आएंगे आपके पास प्रोविजन ऑफ फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के फर्दर इशू से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है, मतलब क्या क्या रूल्स प्रोसीजर हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले ऑफरिंग इशू ऑफ फर्दर शेयर्स। क्या बोला गया है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, जो आप शेयर्स इशू करना चाहते हैं उन्हें ऑफर करना पड़ता है। अब किन किन को ऑफर करा जाएगा, तो एज पर सेक्शन 62 अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल प्रपोज टू इंक्रीज इट्स सब्सक्राइब कैपिटल बाय राइट इशू शैल ऑफर शेयर।
क्या बोला गया है, कोई भी कंपनी अगर अपने राइट इशू से शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है तो उसे शेयर्स को ऑफर करना पड़ेगा। किस किस को? नंबर 1 है पर्सन टू होम होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी इन प्रोपोर्शन टू पेड अप शेयर कैपिटल बाय सेंडिंग लेटर ऑफ ऑफर। किस पर्सन को किया जाएगा? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उन्हें सबसे पहले कंपनी ऑफर करेगी। जिन भी प्रोपोर्शन में उन्होंने पहले से शेयर होल्ड कर रखे हैं उसी प्रोपोर्शन में उन्हें राइट इशू का ऑप्शन दिया जाएगा। अब इनके लिए भी कुछ कंडीशन है। तो नोटिस स्पेसिफाइंग नंबर ऑफ शेयर एंड लिमिट नॉट लेस देन 15 डेज एंड नॉट एक्सीड 30 डेज। कब, कितने दिनों में करेगी कंपनी? तो जब भी कंपनी देगी तो उसमें बताएगी कितने शेयर इशू कर रही है, क्या लिमिट हैगी और टाइम पीरियड कितना देगी। उन्हें 15 से 30 दिन के अंदर का टाइम देगी कि इतने टाइम के अंदर आपको बताना है इसका। तो अनलेस आर्टिकल प्रोवाइड द ऑफर में बी रिनाउंस्ड टू होम ऑफर इज मेड। क्या बोला गया है? अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का अलाउ करता है कि जिस पर्सन को राइट इशू दिया गया है वो अपने राइट को रिनाउंस कर सकता है, मतलब किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, तो फिर वो उसके बारे में भी उसमें मेंशन करेगी। फिर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड द बीओडी में डिस्पोज ऑफ द शेयर टू जनरल पब्लिक। क्या बोला गया है? अगर टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है और वो पर्सन इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता है कि हाँ मैं लेना चाहता हूँ या नहीं लेना चाहता, तो फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो उसे उन शेयर्स को जनरल पब्लिक को इशू कर देंगे। ये तो हो गया किसको करती है कंपनी? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उन्हें इशू करती है। उसके अलावा और किसे देगी ऑप्शन? तो एम्प्लॉय अंडर स्कीम ऑफ ईशॉप्स। ईशॉप्स के अंदर मतलब जो इक्विटी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन होता है उनके अंदर जो एम्प्लॉय को शेयर दिए जाते हैं उनको भी ये शेयर्स ऑफर किए जाएंगे। उसके बाद टू एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय एशर आइदर फॉर कैश और कंसीडरेशन अदर देन कैश। उसके अलावा और किसे इशू राइट इशू का ऑप्शन दिया जाएगा? तो जो भी आर्टिकल ऑफ मतलब एसआर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके जिस भी पर्सन को ऑथराइज किया गया है कि अगर कभी भी राइट इशू होगा तो इस पर्सन को इशू किए जाएंगे, दिया जाएगा राइट, तो फिर उस पर्सन को भी कंपनी ऑफर करेगी। अब दिया है इन केस अनलिस्टेड कंपनी डिजायर टू इशू शेयर अंडर ईशॉप्स रूल 12 ऑफ कंपनीज रूल फॉलोइंग कंडीशन टू बी फुलफिल्ड। अब क्या बोला गया है कि अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है, और अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो उसके ना तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे और ना ही उन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके किसी पर्सन को ऑथराइज कर रखा होगा, तो वो राइट इशू कैसे कर सकती है अनलिस्टेड कंपनी? सिर्फ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन वाले जो शेयर होल्डर हैं उन्हें ये वाला राइट दे सकती है। तो उसके लिए रूल 12 प्रोविजंस बताता है। क्या क्या प्रोविजन है देखिए। नंबर 1, एज पर रूल 12 द ईशॉप्स हैज बीन अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। तो जो ईशॉप्स करना चाहती है मतलब कंपनी राइट इशू करना चाहती है ईशॉप्स वालों को, उसके लिए कंपनी को अप्रूवल लेना होगा शेयर होल्डर का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। उसके अलावा एज पर रूल 2 द कंपनी शैल मेक स्पेसिफाइड डिस्क्लोजर इन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट फॉर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या बोला गया है? कंपनी अपनी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बताएगी कि हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है और ये किस लिए पास करना है। नेक्स्ट है एज पर रूल 12.3 द कंपनी ग्रांटिंग ईशॉप विल हैव फ्रीडम टू डिटरमाइन एक्सरसाइज प्राइस विद एप्लीकेबल अकाउंटिंग पॉलिसी। जो भी कंपनी ईशॉप्स के थ्रू शेयर इशू करने जा रही है उसके पास पूरा ऑप्शन होता है कि वो अपने इनका प्राइस डिटरमाइन कर सके कि कितने अमाउंट का आपको ये शेयर राइट इशू करना है। एज पर रूल 12.6 द देयर शैल मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर बिटवीन ग्रांट ऑफ ऑप्शन ऑफ वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन। अब अगर ई शॉप्स के अंदर शेयर्स इशू किए गए हैं तो फिर कंपनी को ये ध्यान रखना होगा कि जब उन्होंने ये ऑप्शन दिया उन एम्प्लॉयज़ को कि आप शेयर खरीद सकते हैं और जब उनको शेयर्स इशू किए गए एक्चुअली में, तो उसके बीच में 1 साल का टाइम पीरियड होना चाहिए। उसके अलावा कंपनी शैल हैव फ्रीडम टू स्पेसिफाई लॉक इन पीरियड फॉर इशू टू एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। उसके अलावा कंपनी लॉक इन पीरियड भी लगा सकती है, मतलब एक टाइम लिमिट सेट कर सकती है कि कोई भी एम्प्लॉय इस टाइम के अंदर अंदर अपना ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मतलब उसे शेयर नहीं मिल पाएंगे। जब ये टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा उसके बाद ही कोई एम्प्लॉय अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है। फिर अगर एम्प्लॉय शैल नॉट हैव राइट टू रिसीव एनी डिविडेंड और टू वोट और एंजॉय बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर टिल शेयर्स इशूड। किसी भी एम्प्लॉयज के पास ऑप्शन नहीं होता है, ना तो उन्हें कोई डिविडेंड दिया जाता है ना ही कोई वोटिंग राइट दिया जाता है। एज पर रूल 12 ऑप्शन ग्रांटेड टू एम्प्लॉय शैल नॉट ट्रांसफरेबल टू एनी अदर। क्या बोला गया है? जो भी ऑप्शन एम्प्लॉय को दिया जाता है वो किसी और को वो ट्रांसफर नहीं कर सकते ई शॉप्स के अंदर। ऑप्शन ग्रांटेड टू एम्प्लॉय शैल नॉट प्लेज मॉर्गेज और एलाइनेटेड। जो भी ऑप्शन दिया गया है शेयर्स का, ना तो वो उसे कहीं गिरवी रख सकते हैं। फिर है नो पर्सन अदर देन एम्प्लॉय टू होम ऑप्शन ग्रांटेड सेल एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। और ना ही कोई और पर्सन एम्प्लॉय के अलावा उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता है, मतलब उसे शेयर्स इशू नहीं किए जाएंगे।
आगे है इन इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय ऑल ऑप्शन ग्रांटेड टिल शेल वेस्टेड टू लीगल हायर। अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और उसे ई शॉप्स का ऑप्शन दिया गया था तो फिर उसके लीगल हायर को वो शेयर्स इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। फिर है इफ एम्प्लॉय सफर परमानेंट इनकैपेसिटी ऑल ऑप्शन ग्रांटेड इन हिम शेल वेस्टेड टू हिम। क्या बोला गया है, अगर कोई पर्सन परमानेंटली इनकैपेसिटी हो जाती है, मतलब वो पागल वगैरह हो जाता है या इनकैपेबल हो जाता है, तो फिर जो भी शेयर्स थे वो उसे दे दिए जाएंगे जो जिनका भी सिर्फ उन्हें ऑप्शन दिया गया था। फिर है इन इवेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन और टर्मिनेशन ऑल ऑप्शन ग्रांटेड शेल एक्सपायर्ड। अगर रेजिग्नेशन हो जाता है एम्प्लॉय का या टर्मिनेट कर दिया जाता है तो जो भी उसे ऑप्शन दिया गया था वो ऑप्शन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्पैच ऑफ नोटिस टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर सेक्शन 62। तो नोटिस रिक्वायर इन सबसेक्शन सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन सेल डिस्पैच थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट टू ऑल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एटलीस्ट 3 days बिफोर ओपनिंग इशू। तो जो नोटिस दिया गया है शेयर होल्डर को कि आपको ऑप्शन दिया जा रहा है उसके बारे में सभी शेयर होल्डर को बताना जरूरी है और उसके लिए उन्हें एक एक नोटिस सेंड करा जाएगा 3 दिन पहले। एक्सेप्शन है इसकी एक, तो एज पर सेक्शन 62 इट शैल नॉट अप्लाई टू इंक्रीज ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल कॉस्ड बाय एक्सरसाइज ऑफ एन ऑप्शन अटैच्ड टू डिबेंचर इशूड और लोन कंपनी टू कन्वर्ट सच डिबेंचर इनटू शेयर्स इन कंपनी। क्या है एक्सेप्शन की, अगर कंपनी ने अपनी शेयर कैपिटल मतलब किससे इंक्रीज करी है, जो उनके लोन या डिबेंचर्स वगैरह थे उन्हें कन्वर्ट कर दिया इक्विटी शेयर में, तो उनके ऊपर फिर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होती है। सच लोन और डिवेंचर कंटेन ऑप्शन ऑफ कन्वर्जन शेल अप्रूव्ड बाय एचआर पार्टी इन जनरल मीटिंग। और जो ये शेयर वो लोन और डिवेंचर हैं ये बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किए जा सकते थे, इसके बारे में एसआर पास कर अप्रूवल होना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर लोन इनटू शेयर। तो एज पर सेक्शन 62 फॉर वेयर डिवेंचर आर इशूड टू गवर्नमेंट बाय कंपनी एंड इफ गवर्नमेंट कंसीडर नेसेसरी पब्लिक इंटरेस्ट में डायरेक्ट कंपनी डेट सच डिवेंचर शेल कन्वर्टेड इनटू शेयर। क्या बोला गया है, अगर कंपनी ने गवर्नमेंट ने डिवेंचर्स आर इशूड टू गवर्नमेंट, कंपनी ने गवर्नमेंट को डिवेंचर इशू करे और अब क्या हुआ, गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि जो ये डिवेंचर है इन्हें इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देना चाहिए, यही पब्लिक के लिए अच्छा है, तो फिर वो कंपनी को ऑर्डर दे सकती है कि आपको ये डिवेंचर्स को शेयर्स में इशू करना पड़ेगा। It is provided that where terms of conversion not acceptable to company, it may within 60 days from communication of such order appeal to tribunal after hearing company and it may pass such order as it may deem fit। क्या बोला गया है, अगर कंपनी सेटिस्फाई नहीं है गवर्नमेंट के इस ऑर्डर से तो वो फिर ट्राइब्यूनल के अंदर भी क्या कर सकती है, अपनी कंप्लेन फाइल कर सकती है और हियरिंग का मौका दिया जाएगा उसे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। अभी हमने देखा राइट इशू क्या होता है, अब आएगा बायबैक। तो बायबैक इज रिक्विजिशन बाय कंपनी ऑफ इट्स ओन सिक्योरिटीज। क्या होता है, जब कंपनी अपनी ही पहले इशू की गई सिक्योरिटीज को अब वापस खरीद लेती है तो फिर उसे बायबैक कहा जाता है। इट इज वे ऑफ रिटर्निंग मनी ऑफ इट्स इन्वेस्टर। ये एक तरीका होता है जिससे इन्वेस्टर की मनी को वापस किया जाता है। पावर ऑफ कंपनी टू परचेज इट्स ओन सिक्योरिटीज सेक्शन 68 बताता है कंपनी की क्या पावर है कि वो अपनी सिक्योरिटीज को वापस बायबैक कर सकती है। तो नंबर 1 है सोर्सेज ऑफ फंड फॉर बायबैक ऑफ शेयर। अब कंपनी कहाँ से बायबैक करेगी, मतलब जब कंपनी बायबैक करती है तो उसे इन्वेस्टर को पैसा देना होता है, तो अब कंपनी कहाँ से वो पैसा यूज कर सकती है, कहाँ का पैसा। तो एज पर सेक्शन 68(1) द बायबैक शुड मेड आउट ऑफ, जो बायबैक किया जाएगा वो कहाँ से किया जाएगा, फ्री रिजर्व में से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से और या फिर न्यू शेयर इशू करके जो पैसा आएगा उनसे बायबैक किया जा सकता है। बायबैक ऑफ एनी सिक्योरिटीज कैन नॉट मेड आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ अर्लियर इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर। क्या बोला गया है, कोई भी बायबैक अगर आपने बायबैक करने के लिए उसी टाइप के दूसरे शेयर्स को इशू कर दिया और उनसे जो पैसा आया उनसे शेयर पहले वाले शेयर्स का बायबैक कर दिया तो ये नहीं वैलिड नहीं माना जाएगा, कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट आएगा कंडीशंस फॉर बायबैक। बायबैक करने की क्या क्या कंडीशन होती है। तो एज पर सेक्शन 68 कंपनी शैल नॉट परचेज इट्स ओन शेयर अनलेस, कंपनी कब तक अपने शेयर नहीं खरीद सकती जब तक उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन ना दिया गया हो बायबैक के बारे में, एसआर ऑथराइजिंग बायबैक पास इन जनरल मीटिंग स्पेशल रिजोल्यूशन ना पास कर लिया गया हो। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है अगर कंपनी बायबैक करना चाहती है। अब इसकी एग्जेप्शन है, तो एसआर इज नॉट नेसेसरी एनी वेयर। एसआर की जरूरत कब कब नहीं होती है, तो वेयर कंपनी जो बायबैक कहेगा वो 10% से कम है पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। जो भी आपका टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है और फ्री रिजर्व है जो आप बायबैक कर रहे हैं वो उसके 10% से कम है, तो आपको फिर एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। और
सच बायबैक ऑथराइज्ड बाय बीओडी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस बायबैक को ऑथराइज किया होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है बायबैक इज 25% और लेस देन एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। बायबैक कितना होना चाहिए? कम से 25% या उससे कम होना चाहिए। किसका? जितनी भी पेड अप शेयर कैपिटल है और फ्री रिजर्व है उसका 25% तक का बायबैक हो सकता है या उससे कम का हो सकता है, 25% से ज्यादा का नहीं हो सकता है। द रेशियो ऑफ एग्रीगेट डेट इज नॉट मोर देन ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। कंपनी को यह ध्यान में रखना होगा कि जो डेट है कंपनी का वो शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के 2 टाइम से ज्यादा ना हो जाए। नेक्स्ट है द ऑल शेयर अदर सिक्योरिटीज फॉर बायबैक शुड फुल्ली पेड अप। जितनी भी सिक्योरिटीज का बायबैक किया जा रहा है वो फुल्ली पेड अप सिक्योरिटीज होनी चाहिए। बायबैक ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज शुड एज पर रेगुलेशन ऑफ सेबी। अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज है उनका बायबैक किया जा रहा है तो वो सेबी की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बायबैक ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज एज पर रूल्स, और जो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज हैं उनका बायबैक कैसा होना चाहिए? रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्रोसीजर बिफोर बायबैक। बायबैक करने से पहले क्या प्रोसीजर होता है? एज पर सेक्शन 68(3)(45) द नोटिस ऑफ मीटिंग एट विच एसआर इज प्रपोज्ड पास शैल अकम्पेनिड बाय एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट स्टेटिंग। क्या बोला गया है? वो मीटिंग का नोटिस जिसमें एसआर पास किया गया है वो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ, जिसमें आपको क्या क्या बताया गया हो? डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट नेसेसरी फॉर बायबैक, बायबैक करने की क्या जरूरत है, क्लासेस कौन से शेयर्स का आप बायबैक कर रहे हो, अमाउंट कितनी इन्वेस्ट कर रहे हो बायबैक करने के लिए, और टाइम लिमिट क्या है बायबैक कंप्लीट करने के लिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। फिर है टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक। टाइम लिमिट क्या होती है? कम से कम 12 महीने के लिए वैलिड रहता है वो एसआर। जब से एसआर पास कराया उसके आप 12 महीने तक बायबैक कर सकते हो। उसके बाद अगर आप कर रहे हो तो आपको दोबारा से एसआर पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज आर परचेज्ड अंडर बायबैक। कौन कौन सी सिक्योरिटीज आप खरीद सकते हैं और कहां कहां से खरीद सकते हैं? तो फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जितने भी पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनसे खरीद सकते हैं, उनके प्रोपोर्शन में जितनी जितनी उन्होंने हेल्ड कर रखी है। उसके अलावा ओपन मार्केट से खरीद सकते हैं या फिर जो ई शॉप्स के अंदर सिक्योरिटीज इशू करी होंगी उनको आप बायबैक कर सकते हैं। फिर है डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। तो एज पर सेक्शन 68(6) वेयर कंपनी हैज प्रपोज्ड एशर टू बाय इट्स ओन सिक्योरिटीज इट शैल बिफोर मेकिंग बायबैक फाइल विद आरओसी एंड सेबी अ डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी एंड वेरीफाइड एफिडेविट दैट इट इज कैपेबल ऑफ मीटिंग इट्स लायबिलिटी। क्या बोला गया है? कोई भी कंपनी अगर बायबैक करना चाहती है तो बायबैक करने से पहले उन्हें आरओसी को और सेबी को एक डिक्लेरेशन देनी होगी जिसमें उन्होंने ये बताया गया हो कि वो अपनी सभी डेट्स को मीट आउट करने के लिए कैपेबल हैं, तभी वो बायबैक कर सकते हैं। डिक्लेरेशन सेल साइंड बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर और वन ऑफ देम इज एमडी। जो डिक्लेरेशन देगी कंपनी वो किसके क्या होना चाहिए? वो 2 डायरेक्टर से साइन होनी चाहिए और एक एमडी होना चाहिए, उनमें से मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो रिक्वायर वेयर कंपनी बायबैक इट्स ओन सिक्योरिटी इट शैल डिस्ट्रॉय द शेयर ब्राउट आउट विद इन 7 days। क्या बोला गया है? अगर कंपनी ने एक बार सिक्योरिटीज को खरीद लिया तो फिर उसके बाद जो उसके रजिस्टर में वो सिक्योरिटीज नजर आ रही थी उन्हें वो खत्म कर देगी कंपनी। कूलिंग पीरियड दिया है एज पर सेक्शन 68 नोट ऑफ कास्ट एब्लिगेशन वेयर कंपनी कंप्लीट बायबैक ऑफ शेयर अंडर दिस सेक्शन इज शैल नॉट फर्दर इशू सेम काइंड ऑफ शेयर विद इन 6 months एक्सेप्ट बाय वे ऑफ बोनस शेयर। कूलिंग पीरियड का मतलब क्या है? ये बोला गया है कि अगर कोई कंपनी बायबैक कर रही है किसी सिक्योरिटीज का तो अगले 6 महीने तक वो कंपनी दोबारा से उन शेयर को इशू नहीं कर सकती है। अगर बोनस शेयर इशू कर रही है तो कर सकती है उस टाइप के, उसके अलावा और किसी भी टाइप के शेयर्स को सेम काइंड के इशू नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है रजिस्टर ऑफ बायबैक। तो एज पर सेक्शन 68(9) रिक्वायर वेयर कंपनी बायबैक इट शेयर इट शैल मेंटेन रजिस्टर ऑफ शेयर ब्राउट कंसिडरेशन पेड फॉर शेयर कंसिडरेशन ब्राउट बैक डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ शेयर डेट ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ शेयर। क्या बोला गया है? कंपनी अगर बायबैक कर रही है तो उसे एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा बायबैक का, जिसमें क्या क्या दिया गया होगा, कंसिडरेशन कितनी पे करी है, सिक्योरिटीज कौन सी वापस आई हैं, उनको कैंसिलेशन किस डेट को कराया है और उनको डिस्ट्रॉय कैसे कराया है, कब कराया है। नेक्स्ट है फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ बायबैक। तो एज पर सेक्शन 68(10) कंपनी शैल कंप्लीशन बायबैक फाइल विद आरओसी एंड सेबी आर रिटर्न कंटेनिंग पर्टिकुलर विद इन 30 days ऑफ कंप्लीशन। क्या बोला गया है? जब एक बार बायबैक कंप्लीट हो जाए तो कंपनी आरओसी और सेबी को दोनों को एक रिटर्न फाइल करेगी 30 दिनों के अंदर अंदर। पेनल्टी डिफॉल्ट के लिए दी है, अगर कोई भी इन सभी प्रोविजन को फॉलो करने में कंप्लाई नहीं कर पाता है तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी आएगी 1 लाख से लेकर 3 लाख की, और इंडिविजुअल के ऊपर भी 1 लाख से लेकर 3 लाख की पेनल्टी आएगी। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफर ऑफ सर्टेन सम टू सीआरआर अकाउंट। सेक्शन 69 डील करता है। ये क्या होता है देखिए चलिए।
तो अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू CRR अकाउंट एज पर सेक्शन 69 वेयर कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड SPR अकाउंट सम इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर सेल सो परचेज शेल ट्रांसफर टू CRR अकाउंट डिटेल शेल डिस्क्लोज्ड इन बैलेंस शीट। क्या बोला गया है, अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स का बायबैक कर रही है किसमें से, या तो फ्री रिजर्व के पैसों से या फिर जो SPR अकाउंट में जो अमाउंट होती है उससे, तो जितनी भी उन शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू होगी उसके बराबर एक अमाउंट को कंपनी कहाँ CRR रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ CRR अकाउंट। तो कंपनी में यूज्ड बाय कंपनी CRR अकाउंट में यूज्ड बाय कंपनी पेइंग अनइश्यूड शेयर ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। अब ये बोला गया है जो CRR अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करेगी कंपनी, उसको कंपनी कैसे यूज कर सकती है। तो अगर कंपनी बोनस इशू करना चाहती है तो कंपनी उस अमाउंट का यूज कर सकती है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन फॉर बायबैक इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अब क्या वो कौन कौन से केसेस होंगे जहां पर बायबैक करने पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो नंबर 1, नो कंपनी शैल डायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर थ्रू एनी सब्सिडरी एनी इन्वेस्टमेंट और डिफॉल्टेड मेड बाय कंपनी। क्या बोला गया है, कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक नहीं कर सकती है किसी सब्सिडरी के द्वारा या फिर डायरेक्टली किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू, या फिर अगर कंपनी ने डिफॉल्ट कर रखा है किसी भी टाइप की रीपेमेंट और पेमेंट से रिलेटेड, तो फिर कंपनी बायबैक नहीं कर सकती है। उसके अलावा नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर इफ नॉट कंप्लाइड विद। उसके अलावा और क्या क्या है, अगर कोई कंपनी सेक्शन 92, सेक्शन 123, सेक्शन 127 एंड सेक्शन 129 के साथ कंप्लाई नहीं करती है तो कंपनी फिर अपनी सिक्योरिटीज को बायबैक नहीं कर सकती है। तो देखिए दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशन, इसी के साथ आपकी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाती है कंपनी लॉ की, जिसमें मैंने कंप्लीट यूनिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड 4 वीडियो में कवर कर लिया है। चारों वीडियो चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी कंपनी लॉ सब्जेक्ट की। चारों वीडियो को आप देखें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस टाइप के कंटेंट के लिए, वीडियो को लाइक जरूर करें। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।